हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके वेव एंड ऑप्टिक्स का 5th चैप्टर है इंटरफेरेंस। ठीक है। इंटरफेरेंस में आज आपको हम बेसिक इंटरफेरेंस के बारे मतलब इंटरफेरेंस के बारे में बेसिक्स चीज़ें बताएंगे। आपने जो 12th में इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के रिलेटेड जो फिनोमिनन था या वो आपने पढ़ा है। यहाँ पे आपका सिलेबस में क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो फिनोमिना होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। दो चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग। यही दो क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, दो में एक आता ही है। ठीक। और ये जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आता है, और फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन और फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस ये नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक। तो हम आज रिव्यू करते हैं इंटरफेरेंस का, क्योंकि जो हम ये थिन फिल्म पढ़ेंगे तो सेम चीज़ों को इस मेथड से, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से हम डील करेंगे। ठीक। तो हम आते हैं कि इंटरफेरेंस हमारा है क्या। सिंपल इंटरफेरेंस क्या है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स, एक लाइन, सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स, और इस सुपरपोजिशन की वजह से जो वेव्स है उनका इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। तो उसको हम लिखें, मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। मतलब दो वेव जब आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रीजन ऑफ सुपर इम्पोजिशन होता है वहाँ इंटेंसिटी का पैटर्न, जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडिफाई हो जाता है, और इसी इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडिफिकेशन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक। दो शब्द यहाँ, दो वर्ड यूज किया हमने, सुपरपोजिशन एंड कोहेरेंट। सुपरपोजिशन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सुपरपोजिशन क्या है? तो एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर दो वेव आपस में एक साथ मूव कर रहे हैं सेम मीडियम में, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा। मान लीजिए कि दो वेव आपस में मूव कर रहे हैं y1 प्लस y2, तो रिजल्टेंट आपका ये हो गया वेक्टर सम। फिर से सुनिए, when two or more waves travel through the same medium simultaneously, the resultant displacement at any point is the vector sum of the displacement due to individual waves। ठीक, ये क्लियर हो गया? जो मैंने इक्वेशन में लिखा उसी को वर्ड्स में रिपीट किया। सेकेंड वर्ड था कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट क्या होता है? दो लाइट वेव के बीच अगर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, या फेज सेम हो या कांस्टेंट डिफरेंस हो फेज में, तो वैसे लाइट कहलाते हैं कोहेरेंट लाइट। लाइट वेव्स हैविंग द सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट लाइट। ठीक, मतलब सेम फेज हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर हो गया इंटरफेरेंस फिनोमिना है क्या। अब इस पर डिफरेंट कंडीशंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर 3 कंडीशंस हैं। कोहेरेंट वेव्स हैं, ये आप डेफिनेशन देख चुके हैं। मोनो वेव जो हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं आपस में, दो वेव, दोनों को कोहेरेंट होना चाहिए। दो वेव आपस में जो इंटरफेयर कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक वेव होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब होता है सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक, और अगर वेव पोलराइज्ड हैं तो दोनों का सेम सेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब पोलराइजेशन अभी क्या होता है, शायद आपने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा 12th में, बट पोलराइजेशन आपको अभी इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मैं पोलराइजेशन आपको बताऊंगा इसके बाद।
मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि आपका डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ये दो सिलेबस में। तो आपका हो गया कंडीशन ऑफ परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न के 3, कोहेरेंट होना चाहिए वेव्स को, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, अगर पोलराइज हैं तो सेम सेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए दोनों वेव का। अगर जो फ्रिंजेस साफ साफ दिखे क्लियरली, मतलब फ्रिंजेस दिखने के लिए, ब्लर्ड नहीं हो, फ्रिंजेस दिखने की 2 कंडीशन है। कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रिंजेस, तो 2 सोर्स जो आप रखते हैं, 2 सोर्स जहां से आपका वेव निकल के सुपर इम्पोज हो रहा है, उन दोनों सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक, जितना कम होगा 2 सोर्स के बीच का डिस्टेंस, उतना अच्छा पैटर्न आपको बनेगा फ्रिंजेस का, उतना विजिबल होगा अच्छे से। और जो सोर्स और स्क्रीन का बीच, जहां से आप वेव इमिट कर रहे हैं, अब एक आगे दिखाएंगे हम, और जो जहां पे स्क्रीन आपका फ्रिंजेस बन रहा है उसके बीच का डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। ये 2 कंडीशन, सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल हो और सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस लार्ज हो। थर्ड है गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए क्या कंडीशन है। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, क्योंकि आपने इंटरफेरेंस का टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं होगा, 12th में ये पढ़ना है ऑप्टिक्स वाले सेक्शन, वेव ऑप्टिक्स में। कंडीशन फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट, साफ साफ दिखे, विजिबल दिखे, उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमा का मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमा का मिनिमम होना चाहिए। जो मैंने कहा था ना कि इंटेंसिटी मॉडिफाई होता है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, कहीं मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट है कि अच्छे से दिखने के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों वेव जो उसको हम सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, उन दोनों का वेव का एम्पलीट्यूड या तो सेम हो या तो नियरली सेम। ठीक, सोर्सेस जो हों, सोर्सेस या स्लिट्स जो हों वो नैरो, छोटे हों, और दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, मतलब इंटरफेरेंस एंगल जो है, इंटरफेरिंग एंगल है वो वेरी स्मॉल। तो ये 3 कंडीशन हो गया आपके गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गया, परमानेंट, यहाँ पे सस्टेन्ड वर्ड भी यूज किया गया है परमानेंट के लिए, तो परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न या सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न का 3 कंडीशन था, गुड कॉन्ट्रास्ट का भी 3 कंडीशन है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रिंजेस के 2 कंडीशन है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, और ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, एंट्रेंस जब आप देंगे, एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे तो उसमें वैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने कोहेरेंट वेव पढ़ा। ठीक है, कोहेरेंट वेव के बारे में जाना। अब कोहेरेंट वेव में 2 तरह के कोहेरेंट वेव्स हो सकते हैं, एक टेम्पोरल, एक स्पैटियल। टेम्पोरल है क्या है कि टाइम के साथ वेव्स के बीच का जो फेज है वो सेम रहेगा या कांस्टेंट डिफरेंस रखेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। स्पैटियल में क्या होगा, पोजीशन के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर रहा है या सेम फेज मेंटेन कर रहा है। ठीक, अब ये जो आपका ये सिलेबस में टॉपिक है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, उसका जो ओरिजिन है वो कहां से, उसको देखिए। अभी हमने कहा 2 वेव को सुपर इम्पोज कराना है। ठीक है, 2 वेव अगर सुपर इम्पोज करेगा तो हमारा इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो 2 वेव को सुपर इम्पोज कराने के लिए हमारे पास कोहेरेंट वेव कोहेरेंट होना चाहिए। अब 2 कोहेरेंट वेव कैसे ऑब्टेन करेंगे, कोहेरेंट वेव जनरली क्या है कि आप सिंगल सोर्स से ही ऑब्टेन करेंगे तो हो सकता है, 2 डिफरेंट सोर्स होगा तो फिर कोहेरेंट वेव्स नहीं हो पाएंगे, प्रॉब्लम है। तो कहता है कि द मेथड बाय विच 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। तो पहला कंडीशन क्या है, कोहेरेंट वेव अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको सोर्स सिंगल रखना पड़ेगा, उसी से 2 कोहेरेंट वेव्स बनाने हैं। 2 डिफरेंट सोर्स रखेंगे तो कोहेरेंट वेव्स नहीं ऑब्टेन हो पाएगा। तो 2 तरीका है, एक सिंगल सोर्स से 2 कोहेरेंट वेव या सोर्सेस प्रोड्यूस करने का 2 तरीका है, एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहीं से सिलेबस आपका स्टार्ट है। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या है, देखिए ये सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स, यहाँ पे इस सोर्स जब आपने स्टार्ट किया, वेव्स निकलना स्टार्ट किया, अब इस वेव के पास आपने 2 स्लिट रख दिए। अब ये एक सोर्स था, यहाँ से जो लाइट है ये सेकेंडरी लाइट्स हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ से प्रोड्यूस होगा, यहाँ सेकेंडरी लाइट्स प्रोड्यूस होगा वेव,
और ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेगा। तो देखिए ये वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट आपका डिवाइड होकर दो वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है। एक सोर्स का वेव फ्रंट स्लिट की वजह से यहाँ पे दो सोर्सेस बन गए और दोनों का अलग अलग वेव फ्रंट निकल रहा है जो कि सुपर इम्पोज कर रहा है, आगे जाके इस पे फ्रिंजेस बनेगा। तो ये मेथड कहलाता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, इसमें इस मेथड में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, फ्रेनेस बायोप्रिज्म पढ़ना है, जो कि आप ऑलरेडी आपने पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पे कि इंसिडेंट, जो मैंने कहा उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में इंसिडेंट, क्योंकि कभी कभी नोट्स में शॉर्ट नोट्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है इंसिडेंट वेव फ्रंट इज डिवाइडेड into two separate wavefronts. Which when further moves are superposed and produces interference pattern. ठीक है, ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। बेसिकली आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हो या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो, दोनों एक सिंगल सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का तरीका है। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स में आप पढ़ चुके हैं यंग्स डबल स्लिट और फ्रेनेस बायोप्रिज्म जैसी फिनोमेना। अब आ जाइए डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या है, एक वेव आ रहा है, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी कर सकते हैं, ये इसका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी। बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन, वेव को बाय रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की मदद से आप एक सोर्स यहाँ पे रखा है, ये आ रहा है, यहाँ पे दो सोर्स हो गए, दो लाइट वेव आ गया, यहाँ पे फ्रिंज बनेगा। तो इस तरह का जो सिंगल सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का तरीका है, जहाँ की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से आपके पास ये आ रहा है, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या है, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डिवाइडेड बाय द फिनोमिनन ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक, यहां लिखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है, आपको पता होगा कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, आगे हम यूज करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डिवाइडेड बाय द phenomenon of partial reflection and refraction. ठीक, and resultant wave superimpose and produces interference pattern.
इंटरफेरेंस पैटर्न। और इसी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या पढ़ना है हमको? थिन फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग, ये दो चीज पढ़ना है, थिन फिल्म एंड न्यूटन्स रिंग। ये तो हो गया इंटरफेरेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, ठीक। मैथमेटिक्स इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करता है तो इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमा होगा, कहीं मिनिमा होगा, वेरिएशन होगा इंटेंसिटी का। तो हम कंडीशन देखना चाहेंगे कि मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा, मिनिमा कंडीशन क्या होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर कंडीशन हम इस थिन फिल्म और इसके लिए निकालेंगे कि हाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा होगा। मतलब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में भी हमको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली फ्रिंज विड्थ और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस के बारे में मैथमेटिकली डिराइव करके देखते हैं कि क्या आता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और चूंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं करूँगा, स्टेप्स में स्किप करूँगा, डायरेक्ट रिजल्ट पे आऊँगा। देखिए यहाँ क्या है, ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट वाला करना बेसिक, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ये आप समझेंगे। सिमिलर स्टेप्स हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, सिंगल सोर्स से वेवफ्रंट को डिवाइड करके दो सोर्स प्रोड्यूस किए, S1 एंड S2 पे हमारे पास दो सोर्स थे। यहाँ पे S एक सोर्स था। क्लियर है? डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का केस है। अब S1 S2 सोर्स है, यहाँ पे दो वेव है जिसका कि डिस्प्लेसमेंट y1 y2 है। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। वेव को कैसे एक्सप्रेस करते हैं आपको जानकारी है इसकी। y1 इजकल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 इससे थोड़ा सा पाथ लंबा है, x प्लस डेल एक्स, इसको लिखेंगे y2 इजकल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल एक्स। अब ध्यान दीजिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, या फ्रीक्वेंसी कहें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहें, ओमेगा इजकल 2πf होता है, 2πn या आप जो यूज करना चाहें आप, ये सेम है। दोनों का यहाँ पे फेज भी सेम है। देखिए दोनों वेव आपस में यहाँ जाके पी पॉइंट पे सुपर इम्पोज करेंगे और यहाँ पे पैटर्न बनेगा आपका। तो हमको ही निकालना है कि मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्या होगी, फ्रिंजेस विड्थ क्या होगा, पैटर्न कैसा होगा। ठीक है। अब ये लेंथ जो है ये आपका स्लिट, ये दोनों स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, इसको कह सकते हैं स्लिट वाला लाइन है। और ये आपका स्क्रीन है जहाँ पे पैटर्न बनेगा। तो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी ले रहे हैं। दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d है। S1p का डिस्टेंस x है, S2p का डिस्टेंस x प्लस डेल एक्स। ठीक है। और ये डिस्टेंस p से o, फ्रिंज जो यहाँ पे बन रहा है, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ लेकर yn है। ठीक, इसको हम लिखते नहीं है, स्टेप्स आपको मैंने यहाँ बता दिया। अब आ जाइए, इन दोनों को पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये आपको लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव, जहाँ फाइव कहाँ है, वेयर फाइव इज इक्वल टू हो गया के डेल एक्स। के डेल एक्स को हमने फाइव लिख दिया। ठीक है। अब सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या था? सो फ्रॉम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, दो वेव है सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो हमने क्या बताया था, वेक्टर सम होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। ठीक है। तो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव, तो ये आपको लिख दीजिए। और a1 a2 एम्पलीट्यूड से, a1 एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का, a2 एम्पलीट्यूड है सेकेंड वेव का। तो आपका a1 आ गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सेकेंड a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। अब देखिए स्टेप्स में स्किप करने वाला हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, बट स्टेप्स सबको बताते हुए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और साइन a माइनस b के टर्म में इसको तोड़ दीजिए। ठीक है। और उसकी तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइव
माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। अब इसका जो फर्स्ट टर्म और इसका जो ये टर्म है, इनमें से देखिए साइन वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई। आप करके देखिएगा, एक तो स्टेप में यहाँ स्किप कर रहा हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा टर्म आ रहा है माइनस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इस टर्म को कुछ मान लेते हैं और इस टर्म को ऐसा मानते हैं कि हमारे साइन के फॉर्म में कंबाइन आ जाए, ठीक। तो हमने क्या किया, लेट ए कॉस डेल्टा को मान लिया a1 प्लस a2 कॉस फाई, और a साइन डेल्टा इक्वल टू गया a2 कॉस फाई। मतलब इस टर्म को हमने a कॉस डेल्टा मान लिया, और इस टर्म इसके साथ लेते हुए a2 के साथ लेते हुए हमने a साइन डेल्टा मान लिया। तो क्या हो जाएगा, a कॉस डेल्टा और दिस a साइन डेल्टा एंड दिस। तो इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो सीधा हमें यहाँ लिख दीजिए वेयर दिस, और रिजल्ट इसी लाइन पे लिख देता हूँ आपको, y कंबाइन करने पे आप करके देखिएगा, ये आ जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल्टा। ये आपका दोनों वेव का रिजल्टेंट वेव आ गया, और ए कैपिटल ए क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। ये आपका कंप्लीट फेज हो गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस डेल्टा, ये फेज डिफरेंस हो जाएगा। ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी है, के वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपगेशन वेक्टर है, एक्स पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा, यहाँ से एक बात नोट कीजिए कि हमने जो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी थी, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही आई है, और रिजल्टेंट वेव भी हार्मोनिक वेव ही है, दोनों हार्मोनिक वेव्स थे, रिजल्टेंट वेव भी हार्मोनिक ही आया है। तो एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट वेव इज आल्सो, द रिजल्टेंट वेव, द रिजल्टेंट वेव is also harmonic with frequency omega and phase difference delta, and phase difference delta, ठीक। और एम्पलीट्यूड चेंज कर गया है, तो एम्पलीट्यूड अब यहां से कैसे निकालेंगे, सो देखिए, आपने देख लिया एम्पलीट्यूड, आपके पास ये जो टर्म है यहां से निकलेगा, एम्पलीट्यूड और डेल्टा दोनों इसी टर्म से निकलेगा। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखूंगा मैं डायरेक्ट, इन दोनों को स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर कीजिएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा, ऐड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, ये 1 हो गया, तो ए स्क्वायर बचेगा, इधर इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ए स्क्वायर इजकल टू आएगा ए स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किए हैं, a2 स्क्वायर इज 2a1 a2 cos फाई। ये आपका एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन हो गया। किसका एम्पलीट्यूड, जो वेव सुपर इम्पोज करने के बाद रिजल्टेंट वेव आया है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक। और डेल्टा अगर आप निकालेंगे, टेन डेल्टा क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए डिवाइड दिस बाय दिस, ए कट जाएगा, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा हो जाएगा, इधर जो आएगा वो टेन डेल्टा हो गया। तो टेन डेल्टा आपके पास जो होगा हो जाएगा a2 साइन फाई बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं आपको वेक्टर, आप वेक्टर जानते हैं, तो वेक्टर में सपोज दो वेव्स अगर ले रहे हैं, ये a1 है, ये a2 है,
दोनों के बीच का एंगल फाई। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये फर्स्ट टेढ़ा हो गया, ठीक, टेढ़ा हो गया तो, और ये एंगल डेल्टा है। तो यहाँ पे आप वेक्टर लॉ से कैसे निकालते थे, टेन डेल्टा, टेन डेल्टा हमेशा जो ये जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ये डेल्टा है, ठीक, ये फाई है। डेल्टा जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको आप नीचे रखते थे और जो सेकेंड उसको, और यहाँ साइन डेल्टा हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा, यहाँ प्लस A2 cos फाई हो जाएगा। ये वेक्टर मेथड से आते थे। तो यहाँ भी हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा था कि वेक्टर एडिशन है वही हो रहा है, ठीक है। ये ए कंप्लीट, जस्ट मैच करने के लिए मैंने इस ड्रॉ किया। अब देखिए इसको हम इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी आई जो है, आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये आपका आ गया इंटेंसिटी के टर्म, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेरिंग वेव, ठीक। अब हम निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन। तो जो मैक्सिमा होता है जहाँ पे इंटेंसिटी में या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो पॉइंट को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। जब दोनों सेम फेज आपस में मिलेंगे, वेव्स इन सेम फेज, तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब अपोजिट फेज में मिलेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब क्या फेज में क्या कंडीशन होता है सो देखिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां लिख देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिर्फ रिजल्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस रिव्यू करें। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। तो कंडीशन क्या होगी, आपका एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब साइन ये कॉस का एंगल मैक्सिमम होगा। और कॉस कब मैक्सिमम होगा, 0 में मैक्सिमम हो सकता है, 2 पाई में मैक्सिमम हो सकता है, 4 पाई में मैक्सिमम हो सकता है, मतलब 1 होगा वैल्यू जब इसका मैक्सिमम का। तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, +1। तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो गया, 5 फेज है तो फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई, जहां n क्या है 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। या ठीक, n की जगह कुछ भी रखेंगे तो जैसे 0 रखा तो 0 हो गया, 1 रखा तो 2 पाई हो जाएगा, 4 पाई 6 पाई ऐसे हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस जब आपका ये नेगेटिव हो जाए, -1 हो जाए, तो -1 कब होगा, जब पाई होगा, cos पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2n + 1 या -1 दोनों ले सकते हैं, पाई। और एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, ठीक है। रिलेशन होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी कई बार आता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहां से आप पाथ डिफरेंस निकाल के देखिए। इसके लिए पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन क्या होगी, पाथ डिफरेंस अब यहाँ फेज डिफरेंस को लैम्डा से मल्टीप्लाई, 2 पाई कट गया, n लैम्डा आ जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, n लैम्डा होगा, n का वैल्यू वही रहेगा। तो इसको थोड़ा सुविधा याद रखने के लिए लिख देते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2,
ऐसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली ये आपका डेफिनेशन हो गया, हर जगह लागू है। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, पावर डिफरेंस इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 और मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक, तो ये आपके पास। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए मैक्सिमम। देखिए जब ये 1 हो गया कॉस का, तो ये a1+a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ए करेंगे तो a1+a2 आ गया, तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा a1+a2। सिमिलरली ए मिनिमम क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब ये माइनस हो रहा है, तो a-1 a-a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाएंगे उसका, इधर का ए स्क्वायर हटाएंगे तो ये a1-a2 हो जाएगा। इंटेंसिटी के टर्म में अगर लेंगे तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम आपका √I1 + √I2 हो जाएगा। आई मिनिमम आपका √I1 - √I2 हो जाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन मुझे यूज करना होगा हर जगह। ठीक, इसी तरह के कंडीशंस हमारे पास डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में भी आएगा। ये हो गया। अब थोड़ा सा बचा है, हम फ्रिंज विड्थ निकालना चाह रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस, हमने मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन निकाल दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन निकाल दिया, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, अब हम फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हैं। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए देखिए, ये मैंने फिगर फिर से ड्रॉ कर दिया है इस पेज पे, काफी पढ़ने से अच्छा था। अब मुझे क्या करना है, फ्रिंज विड्थ की निकालने के लिए S2P, ये S2P जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, देखिए S2P आपका पाथ डिफरेंस है। S2P और S1P के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ये पोर्शन, ये आपका पाथ डिफरेंस है। तो हम निकाल क्या रहे हैं, S2P² - S1P²। अब S2P² निकालने के लिए भी ट्रायंगल में लीजिए, ध्यान से देखिए। S2PN में ये हाइपोटेनस है, तो सिंपल हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। बेस तो d है, और यहाँ पे देखिए ये yn है और ये कंप्लीट d है, तो हाफ आपका d/2 हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ से यहाँ S1 S2 का डिस्टेंस d है, तो S1 से मान लीजिए O प्राइम ले लेते हैं, S1 से O प्राइम आपका d हो गया, d/2, और ये d/2 हो गया। तो आपका इस ट्रायंगल के लिए S2PN के लिए ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, yn मतलब PO + ON, yn प्लस ये पोर्शन हो गया d/2, और ये पोर्शन भी हो गया आपका d/2। तो फर्स्ट आ गया yn + d/2 उसका होल स्क्वायर + d²। ठीक, सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए S1P जब निकाल रहे हैं तो S1PM लेंगे, तो यहाँ क्या है, yn से d/2 माइनस हो जाएगा, yn - d/2 स्क्वायर और ये d², पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, सॉल्व करके देखिए, d कट जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो yn का स्क्वायर कट जाएगा, d/2 का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा इसका जो टर्म है 2yn d/2, और इसका -2yn d/2 माइनस साइन माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो टर्म आएगा वो आएगा, सॉल्व करके देखिए 2yn d। yn क्या है, nth फ्रिंज का ओरिजिन से आपका सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस है, सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a² - b² को हम a - b × a + b लिख सकते हैं, उसी को हम यूज करते हुए यहाँ लिखेंगे S2P - S1P × S2P + S1P, उसको नीचे ले आते हैं, 2yn d/S2P + S1P। ठीक, एक अप्रोक्सीमेशन और लेंगे,
अगर ये जो डी है, ठीक है, स्लिट और सोर्स के बीच का डिस्टेंस जो कैपिटल डी है, वो दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस से काफी बड़ा हो, नहीं काफी दूर है, तो हमको ये लेंथ और ये लेंथ इसके और इसके बराबर होगा, डी के बराबर। अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ा सा एरर इससे आता है, बट इतना कम एरर आएगा कि आप फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में। लिखते हैं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज मच मच लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, देन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या, इस ये भी S1P भी D हो जाएगा इसी के बराबर, S2P भी D हो जाएगा। इसको देन S2P प्लस S1P इज अप्रोक्सीमेटेड एज 2D। ठीक, अप्रोक्सीमेशन है, इसकी वजह से थोड़ा सा एरर आएगा, बट कैलकुलेशन में आपका इतना माइनर एरर होगा कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, S2P, ये क्या है, S2P माइनस S1P, ये पार्ट डिफरेंस है आपका। वेव 1 S1 से गया है P पे और S2 से गया है दूसरा वेव 2, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों का पाथ, इसका पाथ दोनों घटा दिए, मतलब पार्ट डिफरेंस आ गया आपका दोनों वेव का। तो ये आ जाएगा YN D बाई S2P की जगह हमने 2D यूज कर दिया, 2 कैंसिल हो गया तो D बच गया। ये आपका पाथ डिफरेंस, और हमने कंडीशन क्या लगाया था, मैक्सिमा या मिनिमा का। मान लीजिए मैक्सिमम कंडीशन था, पाथ डिफरेंस क्या था, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू था S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस हमने लिया था कि लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल, मतलब 2n लैम्डा बाई 2, जहाँ n आपका 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इस इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा लिख रहे हैं, रिजल्ट जो आपके पास आएगा इक्वेट करने पे, YN इज इक्वल टू n लैम्डा करके देख लीजिए D बाई फ्रॉम एबव इक्वेशंस, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर मैंने नहीं लिखा है। तो आपका ये आ गया nth फ्रिंज का ओरिजिन से डिस्टेंस, n लैम्डा D, n पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्रिंज, लैम्डा वेवलेंथ है, D सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल d दो सोर्स, जो सोर्स बना है स्लिट उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ जो आपके डार्क या ब्राइट फ्रिंजेज होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होंगे। ठीक, और डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस वो भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या हुआ, डार्क मैक्सिमा के मिनिमम कंडीशन से भी निकाल सकते थे, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक, अब फ्रिंज विड्थ निकाल लेते। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, दो विड्थ जो डार्क और दो कंसेक्यूटिव डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो होगा, फ्रिंज विड्थ उसको हम बीटा से दिखा रहे हैं। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट, या तो दो डार्क के बीच या दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होगा फ्रिंज। तो ये देखिए, अगर हम इसको n+1 और n के बीच का डिफरेंस निकाल लें तो हमारा फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा। तो बीटा क्या हो गया, बेसिकली YN+1 माइनस दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज का डिफरेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया,
इसको आप n+1 वाले में क्या हो जाएगा, n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। तो आपका कट के बीटा जो आ जाएगा फ्रिंज वर्थ आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। ये आपका फ्रिंज वर्थ का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, हमको फ्रिंज वर्थ चाहिए, फ्रिंज वर्थ हर जगह रहेगा। फ्रिंज वर्थ इसमें क्या आ रहा है, फ्रिंजेस जो है इक्वली स्पेस्ड होंगे। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, फिगर में भी दिख जाएगा आपको। अब हम एक बस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इंटेंसिटी पैटर्न का, जो कैसा इंटेंसिटी पैटर्न बनेगा उसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसको निकालेंगे, बस वही लास्ट। अब देखिए इंटेंसिटी पैटर्न फॉर इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंटरफेरेंस क्या होगा। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ठीक, अगर हम कंसिडर करें कि दोनों वेव्स जो हम ले रहे हैं वो सेम एम्पलीट्यूड के हैं या सेम इंटेंसिटी के आ रहे हैं, तो I1 I2 को हम I0 ले सकते हैं। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है रिड्यूस होके इस एक्सप्रेशन में चला जाएगा। तो ये आपका फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच का इक्वेशन आ गया cos/φ। इसको जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये पैटर्न आएगा आपका। देखिए ये मिनिमा है, ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा मिनिमा, ये मैक्सिमा है। मैक्सिमम कितना होगा, जब cos² आपका 1 हो गया +1, तो ये 4i0 मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो हर एक मैक्सिमा आपका उतना ही आ रहा है, हर एक मिनिमा 0 आ रहा है इस केस में, जो हमने I1 I2 लिया। तो जितने भी कंडीशंस थे हमने, जो आपने पढ़ा है गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए क्या होता है, क्रिसेंट इंटरफेरेंस के लिए क्या है, तो सब हमने सब इंक्लूड कर लिया है इस फ्रिंज को बनाने के लिए, फ्रिंज पैटर्न को बनाने के लिए। एम्पलीट्यूड नियर सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी सेम, हमारे पास मोनोक्रोमेटिक वेव है, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, तो ये पैटर्न हमारा बनता है। ये आपका ग्राफ है इंटेंसिटी इस y एक्सिस में, x एक्सिस में आपका फेज डिफरेंस है। तो ये आपका देखिए इक्वली स्पेस्ड है, हमारे पास आया था ना, ये सारे फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के हैं, फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के हैं। तो ये रखना है, यहाँ पे 2 पॉइंट रखें कि जो फ्रिंज है इक्वली स्पेस्ड है, एक डार्क, ये डार्क फ्रिंज होगा, एक ब्राइट फ्रिंज होगा। ब्राइट डार्क कैसे होगा, मिनिमम वाला डार्क हो रहा है, तो फ्रिंजेस, दोनों फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, याद रखना है, कई बार आता है इक्वली स्पेस्ड। और एक चीज जो मैंने अभी आपको डिराइव नहीं किया, आप डिराइव कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, आया आपने किया भी होगा, कि इंटरफेरेंस फ्रिंज जो पार्ट डिफरेंस निकाला था ना, S2P - S1P, वहां से आप निकाल सकते हैं कि इसका पैटर्न कैसा होगा, ये हाइपरबोलिक होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज इज हाइपरबोलिक, मतलब इस तरह से आएगा, जैसे ये अगर बीच में आ रहा है तो हल्का सा ऐसे फ्रिंजेस दिखेगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। इस तरह का पैटर्न बन के आएगा आपके पास स्क्रीन पे। ठीक, हाइपरबोलिक शेप है। तो देखिए आज मैंने जो भी आपको बताया उसमें सिर्फ जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स में आता है। बाकी सारी चीजें जो मैं इंटरफेरेंस का इंट्रोडक्शन दिया और इंटरफेरेंस के बेसिक्स मैथमेटिक्स और बेसिक्स कॉन्सेप्ट को बताया, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनमें से कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में शायद आ जाए। फ्रिंज विड्थ क्या होगा, या हो सकता है इस एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में शायद न भी आए, लेकिन एग्जाम ये नॉलेज आपको आगे का जो हम करेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड उसको समझने में मदद करेगा, और प्लस अदर एग्जाम्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे वहाँ ये सारी चीज़ें यूजफुल होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। लेक्चर डिले हो जा रहा है क्योंकि ढेर सारे लेक्चर्स मुझे ऑनलाइन लेने पड़ रहे हैं और सबका बनाना पड़ रहा है, थोड़ा लेक्चर डिले हो रहा है, बट मैं कोर्स ज़्यादा नहीं है, कंप्लीट कर दूंगा मैं आपका।
और बहुत जल्दी आपके लॉकडाउन ख़त्म या कॉलेज खुलने के पहले ही आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ओके।